नमस्कार विद्यार्थियों। आ, हमारा जो ये फंक्शंस एंड रोल ऑफ ए लेजिस्लेचर का जो लेसन चल रहा है, इसका आज हम करेंगे थर्ड पार्ट, व्यवस्थापिका की कार्य भूमिका। पहले वाले दिन में मैंने आपको रिकॉल कर दूं, आपका रिकॉल मतलब आपको वापस से याद दिला दूं। पहले वाले दिन मैंने आपको बताया था कि व्यवस्थापिका द्वारा किए जाने वाले कार्य शासन की पद्धति पर निर्भर करते हैं कि किस टाइप की वहाँ गवर्नमेंट है, संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक है, निरंकुश राजतंत्र है, क्या है, पहली बात। दूसरी बात, लोकतांत्रिक देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, स्पेशल रूप से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जहाँ है, संसदात्मक शासन प्रणाली वहाँ है, वहाँ व्यवस्थापिका शक्तिशाली रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो उन व्यवस्थापिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम विभिन्न टाइटल्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्हीं में अगला जो है, जो हम पढ़ चुके, जितना हम कर चुके, जितने टाइटल्स पे हम चर्चा कर चुके, आप देखो इस टाइटल पे इन पे चर्चा कर चुके हम। कानून का निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रशासन पर नियंत्रण, ये आपको समझाया जा चुका है। और इन पे भी हम ढंग से चर्चा कर चुके, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, न्यायिक कार्य और संविधान में संशोधन का कार्य और निर्वाचकीय कार्य। ये जो मेन कार्य है वो आपको ढंग से समझाए जा चुके हैं। अब इन्हीं के संदर्भ में हम आगे जो बाकी बचे उन पे चर्चा करेंगे, जो बाकी टाइटल्स बचे। ये जो है, ये है आपके अन्य कार्य, व्यवस्थापिका कार्य भूमिका। व्यवस्थापिका के जो कार्य और भूमिका हम पढ़ रहे हैं वो इस उसी कड़ी में अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु का काम। कम लिखा गया, टाइपिकल मिस्टेक है ना। इसको आपको ऐसे लिखना है, कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु का काम। ये कार्य है, आप ढंग से नोट कर लीजिए इसे। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के, कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य, कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु का काम। एक्टिंग एज ब्रिज, एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इलेक्टोरेट। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और उसको टाइटल समझना है तो एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इलेक्टोरेट, कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु का काम। आपको ये ढंग से बताया जा चुका है कि व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित करती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। मतदाता व्यवस्थापिका का चयन करते हैं, इलेक्टोरेट। देश के वह नागरिक जिनका मतदान सूची में नाम होता है वो लोग व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते हैं। देश के नागरिक या देश के मतदाता जिन सदस्यों को चुनकर भेजते हैं वो उनका मतलब प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो देश के मतदाता क्या चाहते हैं, देश के नागरिकों की क्या इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या प्रशासनिक दृष्टि से या सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, ये व्यवस्थापिका के सदस्य बताते हैं। और कार्यपालिका जो कार्य कर रही है मतदाताओं के लिए, उनका वर्णन या उनका प्रचार प्रसार भी व्यवस्थापिका के सदस्य जनता को बताते हैं। तो कुल मिला के बात है कि इन दोनों के मध्य, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य जो सेतु का कार्य है वो व्यवस्थापिका के सदस्य करते हैं। ये बात आपको कई बार पूर्व में बताई जा चुकी है कि व्यवस्थापिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए जनता की तरफ से अधिकृत होकर शासन की नीतियों के निर्धारण में अपना योगदान देते हैं। प्रोफेसर अशोक शर्मा अपनी बुक में ये बात लिखते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं, कि व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं एक निश्चित अवधि के लिए आएंगे, 5 साल के लिए आएंगे, 4 साल के लिए आएंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग उसका वो है। तो एक निश्चित अवधि के लिए चुनकर आते हैं व्यवस्थापिका के सदस्य, और वो जनता की तरफ से आते हैं। तो उनकी तरफ से शासन की नीतियों के निर्धारण में व्यवस्थापिका के सदस्य अपना योगदान देते हैं। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह पता है, सर्वविदित है ये बात कि व्यवस्थापिका के ही बहुमत दल की
कुछ वरिष्ठ, प्रभावशाली और बुद्धिमान सदस्य कार्यपालिका में स्थान पाते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो व्यवस्थापिका के जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, अनुभवी है, बुद्धिमान है, जिनमें दिमाग है, जिनमें जो कैपेबल है प्रशासन चलाने के लिए, वही उसी के सदस्य तो कार्यपालिका में स्थान पा रहे हैं हमारे भारत सरकार में। प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, तो वो दोनों जगह हैं वो मेंबर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो कार्यपालिका है जो व्यवस्थापिका में से चुनकर आती है, वो देश के प्रशासन के दैनिक कार्यों का संचालन करती है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन करती है। चुनावों के पश्चात देश की जनता 5 वर्ष तक सरकार पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं होती है। जनता, आपको चित्र पता है, जनता ने एक बार चुन दिया, जिन्हें सरकार जो बना दी किसी भी गठबंधन या बहुमत मतलब दल की, उस पर जनता डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकती चुनाव होने के बाद। 5 वर्ष तक, 5 वर्ष आने के बाद वो अपने मतदान का, जो उनको मतदान का अधिकार दिया हुआ है, उसके आधार पर वो उसका इवोल्यूशन करके सरकार को बदलने का कार्य जरूर कर सकती है जनता, लेकिन वो 5 वर्ष बाद करेगी, बीच में नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो करते हैं जनता के बिहाफ पे। तो मतदाता और कार्यपालिका दोनों के बीच जो है परस्पर सौहार्द और संबंध स्थापित करने हेतु ये दोनों है जो व्यवस्थापिका वो सेतु का कार्य करती है कि मतदाताओं की भावनाओं और इच्छाओं सरकार को बताई जाए और सरकार के द्वारा जनता के या मतदाताओं के हित के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो उनको बताया जाए, और दोनों के मध्य सौहार्दपूर्ण, सरकार के मध्य और मतदाता के मध्य सौहार्दपूर्ण और मतलब अच्छे संबंध बने रहे, ये उसका काम है। व्यवस्थापिका जन इच्छा को अभिव्यक्त करती है और इसलिए वह यह कार्य अधिक अच्छी तरह से संपन्न कर पाती है। अगला कार्य है अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। देखो, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो होती है, अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति, ये जो कार्य है व्यवस्थापिका का, ये आपको इस प्रकार समझना है कि व्यवस्थापिका वह मंच है जहां नागरिकों के अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति होती है। व्यवस्थापिका वह मंच है जहां पर नागरिकों के जो भी अभाव अभियोग है वहां पर उनकी क्या होगी, अभिव्यक्ति होती है। जनता के जो अभाव अभियोग, जो ग्रीवेंसेस है, वो जनता के ग्रीवेंसेस व्यवस्थापिका के सदस्य विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से पूछते हैं। संसद के सदस्य जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, संसद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनका दायित्व है, संसद के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे जिस क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीतकर आए हैं उस देश के नागरिकों के अभाव अभियोगों, मतलब पब्लिक ग्रीवेंसेस क्या है उस देश के नागरिकों की, क्या उनको प्रॉब्लम्स है, उनके दैनिक क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, प्रशासनिक शिकायतों, प्रशासन के लेवल पर अगर कोई गड़बड़ हो रही तो उन शिकायतों और जनता के दुख दर्द को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करे। वो सदस्य जिस क्षेत्र से चुनकर आए व्यवस्थापिका सदस्य व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करें, उन पर चर्चा कराएं, सरकार का ध्यान आकर्षित करें और सरकार को बाध्य करे कि जनता के इन कष्टों को यानी अभाव शिकायतों, जो अभाव अभियोग उनको दूर करें। सभी सदस्य इन अभाव अभियोगों को प्रस्तुत कर सभी सदस्य जो हैं व्यवस्थापिका के इन अभाव अभियोगों को प्रस्तुत कर कार्यपालिका से अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का जनहित में वो शीघ्र समाधान करे। कार्यपालिका उन जनहित में उन शिकायतों का समाधान करे। देखो, एक विद्वान में WA रॉबसन, अशोक शर्मा ने इनका, प्रोफेसर अशोक शर्मा जी ने इनका कोट किया है। WA रॉबसन लिखते हैं कि नागरिकों के अभाव अभियोगों की सुनवाई और उनका निराकरण करना, नागरिकों के अभाव अभियोगों की सुनवाई और उनका निराकरण करना व्यवस्थापिका का अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। यह व्यवस्थापिका का अत्यंत और अनिवार्य महत्वपूर्ण दायित्व है। अगला जो हम व्यवस्थापिका के कार्य बता सकते हैं, फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति। पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन, निर्माण और अभिव्यक्ति किसकी, जनमत की। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक जनता की क्या ओपिनियन है, जनता की ओपिनियन, जनमत का निर्माण। देखो, व्यवस्थापिका जो है न केवल जनमत का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का मत का प्रतिनिधित्व करती है व्यवस्थापिका। मैं आपको कई बार बता चुका कि जनता का किसी मैटर पे क्या मत है, इसको न केवल व्यवस्थापिका अभिव्यक्त करती है या उनका न केवल प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि वे लोकमत के निर्माण में और उनकी अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। जनमत का प्रतिनिधित्व करती है वो,
लेकिन जनमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जनमत के निर्माण में और उसके सहायक में भी वो निर्माण में और उसकी अभिव्यक्ति में प्रकट करने में भी सहायक होती है। व्यवस्थापिका की बैठकों के दौरान जो विचार विमर्श चर्चा, जो व्यवस्थापिका के या संसद के, भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें तो संसद के सत्र चल रहे हैं, विधानसभा के सत्र चल रहे हैं, तो उन सत्र के दौरान, उन सेशंस के दौरान व्यवस्थापिका के सदस्य विभिन्न बैठकों के माध्यम से विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, बहस होती है, और समाचार पत्र, तो उनको समाचार पत्रों में व्यापक स्थान मिलता है। सरकार की आलोचना करते हैं, वो सरकार, देश में कोई महत्वपूर्ण घटना हो गई, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया, सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या कार्रवाई निभाई, इस पर वो बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में। तो वो जो विचार विमर्श करते हैं, वो विचार विमर्श न्यूज़पेपर्स में भी वो छपता है, उससे जनमत का निर्माण होता है। जनता ये निर्णय कर पाती है कि हाँ, कहाँ किस लेवल पे सरकार हमारे लिए कर रही है तो क्या कर रही है, या सरकार को क्या करना चाहिए था। तो वो राय बन पाती है, जनमत का निर्माण उस बहस के द्वारा, संसद में जो बहस होती है उसके द्वारा। तो ये जो समाचार पत्रों में स्थान मिलता है, इसका जनमत का निर्माण होता है न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित विचार के आधार पर किसी राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के विषय पर लोकमत का निर्माण होता है। सच तो यह है कि व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्य, व्यवस्थापिका में जो बहुत इफेक्टिव सदस्य होते हैं, जो व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं, वो सदस्य जनतंत्री राष्ट्रों में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय चेतना जो होती है उसका नेतृत्व करते हैं, और एक विशिष्ट दिशा में लोकमत, जिससे एक राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करने का एक विशिष्ट दिशा में लोकमत बनता है और उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति जो है वो व्यवस्थापिका का भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कड़ी में अगला कार्य नियुक्तों का अनुमोदन, अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट। देखो, आपको यह अच्छी तरह पता है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद भी वास्तविक कार्यपालिका है। संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति है, लेकिन प्रैक्टिकल में प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वही महत्वपूर्ण है। तो भारत में कुछ ऐसी नियुक्तियां होती है जिनको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कुछ संवैधानिक पोस्ट है, कुछ वैधानिक और कुछ संवैधानिक, दोनों कुछ ऐसे पद हैं भारत में जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो उन नियुक्तियों का अप्रूवल पार्लियामेंट देती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली राष्ट्रों में तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियां पर एक दूसरे का नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, चेक एंड बैलेंस थ्योरी है, ठीक है, जो जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उन देशों की बात कर रहा हूं मैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली राष्ट्रों में क्या होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों पर एक दूसरे का नियंत्रण स्थापित करने के लिए अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत पाया जाता है, चेक एंड बैलेंस, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा की गई नियुक्तियों को व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन करना आवश्यक होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में जो कार्यपालिका जिन की नियुक्ति करती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका जिन पदों पर नियुक्ति करती है उनका व्यवस्थापिका द्वारा अप्रूवल होना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए हमें अच्छी तरह पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। आपको अच्छी तरह पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि कार्यपालिका जिन पदों पर नियुक्तियां करती है उनका अनुमोदन व्यवस्थापिका करती है। अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, नियंत्रण शक्ति संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस, उसमें यह है कि कार्यपालिका जो कार्य कर रही है वो आपस में व्यवस्थापिका उसको कंट्रोल करती है, चेक एंड बैलेंस रहता है। तो अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं आपके पास। तो अमेरिका में क्या होता है कि वहां के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों कांग्रेस द्वारा निर्धारित की जाती है। अमेरिका में न्यायाधीश जो होते हैं, जजेस, उनकी सेवा शर्तें कांग्रेस द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कांग्रेस, व्यवस्थापिका, सेवा शर्त, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, अर्थात अप्रूवल वो दे रहा है, जिसका अनुमोदन भारत, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनको नियुक्ति करेगा उसका अनुमोदन सीनेट द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। जजेस की व्यवस्थापिका कांग्रेस, जिसको अमेरिका में व्यवस्थापिका कांग्रेस बोलते ही है, वो उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। जजेस की न्यायाधीशों की नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका अनुमोदन सीनेट द्वारा होता है। इस प्रकार नियुक्तियों का अनुमोदन जो है वो भी व्यवस्थापिका का कार्य है। इन्हीं कार्यों की कड़ी में
कुछ और कार्य हैं जो आप यहाँ देखेंगे। जैसे जैसे ये आपके पास आया कि वो अनुमोदन करती, उसी प्रकार रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस भी व्यवस्थापिका का एक कार्य है, पद से हटाने का व्यवस्थापिका का एक कार्य है। जिस प्रकार नियुक्तियों के अनुमोदन है, उसी प्रकार कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको व्यवस्थापिका के सदस्य हटाते हैं। अधिकांश देशों की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका को यह अधिकार होता है कि वे कार्यपालिका के विभिन्न पदाधिकारियों को पद से एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। राणावत जी की जो बुक है, डॉक्टर जोरावर सिंह राणावत जी ने, उन्होंने इस पॉइंट को लिया है कि पद से हटाना भी व्यवस्थापिका के कार्य है, क्योंकि व्यवस्थापिका को अधिकार होता है कि वह कार्यपालिका के विभिन्न पदाधिकारियों को पद से एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रपति को, देखो भारत के संदर्भ में बात करें ना पद से हटाना कैसे, भारत में राष्ट्रपति को चुनता कौन है? राष्ट्रपति को चुनते हैं ना संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इम्पीचमेंट, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। तो भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा संसद हटा सकती है, हटाने का अधिकार। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति को तो संसद साधन प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, साधन प्रस्ताव पारित करके, इम्पीचमेंट की जरूरत ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपने बहुमत से हटा सकते हैं, उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं, है ना। राज्यसभा के उपसभापति को बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यसभा में जो बहुमत है उससे। ये पद है, ये तो संवैधानिक पद है, उनको संसद हटा सकती है। तो संसदीय प्रक्रिया में प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद को, देखो संसदीय संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर तो प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद को भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है व्यवस्थापिका के द्वारा। अगर कह दिए व्यवस्थापिका मानती है, लोकसभा स्पेशल रूप से भारत के संदर्भ में चर्चा करे, अविश्वास प्रस्ताव पारित करते किसी भी प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के खिलाफ, तो उसको हटना पड़ेगा। तो ये हटाने का अधिकार भी व्यवस्थापिका का है। आपको इस पॉइंट के द्वारा बताया जा रहा है कि पद से हटाने का भी महत्वपूर्ण दायित्व व्यवस्थापिका करती है। उसी प्रकार भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी निश्चित प्रक्रिया है, संविधान में लिखी हुई है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको भी हटाया जा सकता है। अगर वो संविधान का जो उनके लिए व्यवस्था की उनका उल्लंघन करते हैं, कदाचार में पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, सब अपने मिले हुए दायित्वों का दुरुपयोग करते हैं, तो संसद इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको हटा सकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। इसी प्रकार भारत में बहुत से पद है, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CAG, C&AG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, ऐसे बहुत से पदाधिकारी है जिनको संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। अमेरिका और फ्रांस जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में भी जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां पर भी राष्ट्रपति को, कार्यपालिका के प्रधान को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। ये हो गया पद से हटाना। इसी संदर्भ में और है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विभिन्न समितियां और आयोगों की नियुक्ति भी व्यवस्थापिका करती है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में जहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वहां व्यवस्थापिका अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विशेष संसदीय समितियां नियुक्त करती है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, संसदीय प्रक्रिया करने के लिए, क्योंकि संसद के सदस्य हर चीज को देख नहीं सकते, तो वो अपनी विशेष समितियां बनाती है। भारत के संदर्भ में अगर चर्चा करें, जो आपको पहले बजट के संदर्भ में बताया जा चुका है, प्राक्कलन समिति, अनुमान समिति या एस्टिमेट्स कमेटी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, लोकलेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या जनलेखा समिति भी आप दूसरे शब्दों में कई लोग बोलते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी जो होती है, सरकारी उपक्रमों पर समिति, ये समितियां हैं, वित्तीय समितियां हैं। और इसके अलावा अन्य स्थायी समितियां भी नियुक्त की जाती है, स्थायी समितियां भी बनती है, वो जो प्रशासनिक कार्यों को देखती है। तो व्यवस्थापिका द्वारा विभिन्न राजनीतिक व प्रशासनिक मामलों की जांच, सुधार व सुझाव हेतु समय समय पर समितियां व आयोग नियुक्त किए जाते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा विभिन्न राजनीतिक या प्रशासनिक जो मामलों की जांच के लिए, सुधार के लिए, सुझाव देने के लिए विभिन्न जो आयोग और समितियां बनती है, उनकी नियुक्ति व्यवस्थापिका द्वारा की जाती है। और ये सभी आयोग एवं समितियां जो संबंधित विषयों पर, जो जिन विषयों का उनका दायित्व देगा, अपनी रिपोर्ट व्यवस्थापिका को प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी नई संस्थाओं की स्थापना, नई संस्थाएं बनाई जाएंगी तो उनकी स्थापना, वर्तमान संस्थाओं की समीक्षा तो उन्हें हटाने संबंधी सिफारिश हेतु भी समितियों आयोगों की नियुक्ति की जाती है।
भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बन चुके हैं, आपको अच्छी तरह पता है। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पुलिस आयोग, संथानम आयोग, बहुत से आयोगों का नाम लोगे, बलवंत राय मेहता समिति, पीसी होता समिति, कोठारी समिति। ये विभिन्न समितियां या तो पंचायती राज संस्थाओं में या प्रशासनिक भर्ती के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, प्रशासन में सुधार के लिए है। तो विभिन्न समितियां, जो आयोग है, ये इन आयोगों की जो नियुक्ति होती है, इन नियुक्तियों की अप्रूवल व्यवस्थापिका देती है। यह है व्यवस्थापिका के समिति और आयोगों की नियुक्ति संबंधी कार्य। एक और कार्य है जनमत। ये आप जनमत के आईने के रूप में एक लास्ट फंक्शन हम देख सकते हैं, एज ए मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। व्यवस्थापिका जनमत के आईने के रूप में होती है। जनमत का आईना दिखता है, व्यवस्थापिका जो प्रकट कर रही है वो जनमत का आईना है। वो जनमत के निर्माण और वो जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। मतलब जनता की शक्ति का रूप है व्यवस्थापिका। जनमत इसका जनमत जो है, जनता इसका संचालन अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जो जनता की शक्ति इसको मिलती है। सरकार की भी जनता द्वारा किए गए जनादेश, सरकार भी जनता द्वारा जिसे जनादेश दिया जाता है वही दल सरकार बनाता है। तो कुल मिला के बात है कि जनप्रतिनिधि देश के सामने रखने का मतलब जनप्रतिनिधि जो है, जो जनमत को देश के सामने रखने का सबसे बड़ा मंच होता है। व्यवस्थापिका के माध्यम से वो रखते हैं। अतः व्यवस्थापिका आम जन की इच्छाओं का दर्पण है, आईना है। ये हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका है वो आम जन की इच्छाओं का दर्पण है। अब ये आज की क्लास में पूरे हो गए हैं व्यवस्थापिका के कार्य भूमिका। आपको जो मेन टॉपिक्स है, वो मेन बातें हैं, वो पूरे हो गए। हम निष्कर्ष के रूप में वापस आएंगे। हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली इसकी। निष्कर्ष के रूप में हमारे पास आना जरूर है। देखो, व्यवस्थापिका किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी सशक्त संस्था होती है तथा इसके कार्यों में विविधता पाई जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन किसी भी राष्ट्र की सबसे सशक्त संस्था होगी वो व्यवस्थापिका होगी। यह प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी कार्यों में शामिल होती है। व्यवस्थापिका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों किसी भी रूप में उन सभी कार्यों में शामिल होती है जो जनता से या जनता के कल्याण से संबंधित होते हैं। जनता या जनता के कल्याण से संबंधित सभी कार्यों में व्यवस्थापिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट लिंक्ड या इनडायरेक्टली लिंक्ड होती है। व्यवस्थापिका का कार्य सरकार के तीनों अंगों में समन्वय बनाने के अलावा, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है कि सरकार के जो 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें समन्वय बनाने के अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका पर तार्किक नियंत्रण स्थापित करना भी है। क्योंकि जनतंत्र में जनता सर्वोच्च है, और जनता सर्वोच्च है क्योंकि व्यवहारिक रूप में सारी जनता, देश की जनता नियंत्रण नहीं कर सकती कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर। तो ये पावर व्यवस्थापिका को दी गई है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं व्यवस्थापिका के सदस्य। अतः व्यवस्थापिका के कार्य, निष्कर्ष के रूप में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं वो बहुआयामी होते हैं। अब आज के टॉपिक के साथ व्यवस्थापिका के कार्य भूमिका का जो एक एस्पेक्ट है वो पूरा हो गया है। हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका की जो इतने महत्वपूर्ण कार्य भूमिका है, क्या इनमें पतन हो रहा है, और अगर पतन हो रहा है तो उस पतन की, व्यवस्थापिका के इस पतन के कारण क्या है, ये आपको आगे की क्लास में पढ़ेंगे।